इस व्यवस्था की कमियां को सतह पे लाने की कोशिश करते हैं, उसमें सुधार भी होता है। आगे और सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी व्यवस्था 100% परफेक्ट नहीं हो सकती, कमियां तो रह जाती हैं। कुछ कमियां बनाने वालों से कुछ कमियां बनाने वालों की वजह से होती हैं, तो कुछ कमियां लागू होने वाले की वजह से होती हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़ी मेहनत से 3 साल तक प्रयास करके एक संविधान दिया, लागू करने वालों ने उसे और कई तरह की चोटें पहुंचाई। संवैधानिक ढांचे पर प्रहार हुआ, उसको बदलने की कोशिश की गई। न्यायपालिका एक कैस्टोडियन की तरह आगे आया, उसने बताया कि भाई क्या है हमारे संविधान के मूलभूत सिद्धांत, इन सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या है मूलभूत ढांचा, इन ढांचों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद समय समय पर संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार होते रहे हैं। कभी इसके सकारात्मक परिणाम भी आते हैं तो कभी नकारात्मक परिणाम भी आते हैं। 1976 में भी संविधान का संशोधन किया गया, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर्स, जो मूलभूत संरचना है, उसको बदलने की कोशिश की गई, बदल दी गई। फिर जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें कुछ जो कमियां थी उसको दूर करने की कोशिश की गई। तो ये राजनीतिक व्यवस्था में हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है, और अप्रोच भी वही होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण भी वही होना चाहिए। नई नई पद्धतियों को अपनाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, हमें इनोवेटिव होना होगा, तभी हम इस व्यवस्था को और मजबूत और फ्रूटफुल बना पाएंगे, ताकि इस व्यवस्था से हमारी आकांक्षाएं, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सके। अगर कोई भी सिस्टम, कोई भी तंत्र अगर हमारी आकांक्षाओं, हमारी आवश्यकताओं, हमारी समस्याओं का समाधान करने में अगर असफल है, तो नहीं चाहिए ऐसे तंत्र, नहीं चाहिए ऐसी व्यवस्था। बदलने की जरूरत है, बदलना होगा। तो ये बहुलवादी व्यवस्था भी जहां प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, ये जरूरी है कि इसमें संशोधन किए जाने चाहिए, इसमें बदलाव किया जाना चाहिए। भारत का एक बड़ा वर्ग संसद में अपने प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाता है, उसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है, ताकि उसकी समस्याओं का समाधान हो सके, उनकी आवाज बनकर कोई संसद में बैठे, उनकी समस्याओं को उन संसद से उठाए, जिसकी तरफ पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया जा सके और उस समस्या का समाधान किया जा सके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के, मैंने जो शुरू भी किया था, दल परिवर्तन, दल बदल, मैंने वो बताया था कि इसका उद्देश्य क्या था, कि दल बदल इसको कैसे नियंत्रित किया जाए। 1985 में लागू हुआ, 52वें संविधान संशोधन द्वारा
52वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद इसी के जरिए संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह कब लागू हुआ? यानी 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इस व्यवस्था को लाया गया। इसी के जरिए संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। इसका उद्देश्य यह था कि दल बदल को रोका जाए, राजनीतिक नैतिकता और शुचिता कायम हो। राजनीतिक नैतिकता और शुचिता कायम हो। अगर कोई व्यक्ति इस कानून को तोड़ता था तो क्या होता था? अगर कोई सदस्य इस कानून का उल्लंघन करता था अगर कोई सदस्य इस कानून का उल्लंघन करता था तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो क्या दल बदल या दलों का में परिवर्तन बिल्कुल नहीं होना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति किसी दल की विचारधारा से प्रभावित होकर उस दल में शामिल होता है, आगे चलकर अगर वो दल अपनी आइडियोलॉजी से, अपनी विचारधारा से विमुख हो जाए, डेविएट हो जाए, तो क्या सिर्फ इसलिए वो व्यक्ति उस दल का साथ देता रहे कि वो उसके टिकट पे चुनाव जीत कर आया है, हर उसके अच्छे और बुरे कार्यों का साथ देता है इसलिए रहे कि उसके टिकट पे चुनाव जीत कर आया है, उसके चुनाव चिन्ह का उपयोग करके वो चुनाव जीता है, यानी आजीवन उसे उसी दल में रहना पड़ेगा? यह भी उचित नहीं है। विपरीत विचारधारा के साथ कोई कैसे जीवन भर रह सकता है? वो उस दल में जाना चाहेगा जो उसकी विचारधारा की पोषक, या वो उस दल की विचारधारा से सहमत हो, इत्तेफाक रखता हो। इसलिए जरूरी था कि परिवर्तन की अनुमति मिलनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल पे के टिकट पे चुनाव जीत जाता है, अगर वो स्वेच्छा से त्याग पत्र देता है, स्वेच्छा से अपनी सदस्यता वो छोड़ देता है,
उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई सदस्य, राजनीतिक दल का सदस्य, राजनीतिक दल की विचारधारा के खिलाफ अगर वो कार्य करता है, सदन में पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर अगर वो मतदान करता है या मतदान से अलग रहता है, तो ऐसी स्थिति में अगर 15 दिन के अंदर अगर राजनीतिक दल ने उसे माफ नहीं किया तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति मनोनीत होता है, क्योंकि लोकसभा में भी मनोनयन होता है, लोकसभा में भी मनोनीत होता है, राज्यसभा में भी होता है, राज्यसभा में भी होता है। अगर मनोनीत सदस्य छह महीने के भीतर, यानी अपने मनोनयन से 6 महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल का 6 महीने के पश्चात, 6 महीने के बाद अगर वो किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यानी मनोनीत सदस्य की भी सदस्यता समाप्त हो सकती है अगर वो 6 महीने के पश्चात कोई राजनीतिक दल ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। सदस्यता समाप्त हो जाती है। इस दल परिवर्तन से संबंधित कुछ अपवाद भी हैं, अर्थात किन परिस्थितियों में दल परिवर्तन के बावजूद उनकी योग्यता समाप्त नहीं होगी। दल परिवर्तन के बावजूद उनकी योग्यता समाप्त नहीं होगी।
दल परिवर्तन के बावजूद उनकी योग्यता समाप्त नहीं होगी। अगर 1/3 सदस्य, पहले यह व्यवस्था की गई थी जब यह कानून लागू हुआ था, दल बदल कानून, तो यह व्यवस्था थी कि अगर 1/3 सदस्य एक साथ दल परिवर्तन करते हैं, तब उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। अगर 1/3 सदस्य एक नया समूह बना लेते हैं, तब उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। वो एक मान्यता प्राप्त अलग गुट के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, या फिर किसी दल में शामिल भी हो सकते हैं। तो ये इस ऐसी परिस्थिति में उनकी योग्यता समाप्त नहीं होगी। लेकिन 91वें संशोधन के द्वारा एक तिहाई सदस्य की जो व्यवस्था की गई, उस पर उससे परिवर्तन पर बहुत ज्यादा रोक नहीं लगी। ज्यादा रोक नहीं लगी। परिवर्तन होते रहे। तब 91वें संविधान संशोधन द्वारा इस व्यवस्था को, यानी 1/3 को समाप्त कर दिया गया, और उसकी जगह 2/3 सदस्य, ये 2/3 जुटाना थोड़ा कठिन होता है। 2/3 सदस्यों को एक साथ लाना थोड़ा मुश्किल होता है। तब हॉर्स ट्रेडिंग या दल परिवर्तन पर यानी दल परिवर्तन पर थोड़ा नियंत्रण लगा जब 2/3 कर दिया गया, यानी 2/3 सदस्य एक साथ दल छोड़ सकते हैं, तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। यानी वो व्यक्ति, अब उस व्यक्ति के ऊपर इस कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो एक अलग गुट के रूप में भी रह सकते हैं, या किसी और दल में वो अपना विलय भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार
दल बदल कानून भारत में लागू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य मैंने पहले ही बताया था, मैंने पहले ही बताया कि मुख्य उद्देश्य इसका यह है कि दल परिवर्तन को डिस्करेज किया जाए, दल परिवर्तन कम से कम हो, राजनीतिक नैतिकता और सुचिता बढ़े, जिससे लोकतंत्र शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, क्या सफल लोकतंत्र भी हैं? क्या राजनीतिक साक्षरता या चुनावी साक्षरता हमारे देश में उस स्तर पर है? जिस पर मतदाताओं का मतदान व्यवहार स्वतंत्र और निष्पक्ष हो? वो व्यक्तिगत मुद्दे, भावनात्मक मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे उनके मतदान व्यवहार पर हावी न हो। एक राष्ट्रीय सोच विकसित हो, इसकी हमें जरूरत है। तो बड़े लोकतंत्र के साथ साथ सफल लोकतंत्र भी होना जरूरी है। अब आगे हम संसद में कई तरह की गतिविधियां होती हैं, जैसे स्थगन, सत्रावसान, विघटन, अनिश्चित काल के लिए स्थगित, के लिए स्थगित। आखिरकार इन शब्दों का क्या अर्थ? इसमें सबसे पहला है स्थगन, यानी एडजॉर्न। कहते हैं कि संसद ये स्थगन की घोषणा कौन करता है? इसका क्या प्रभाव होता है? तो स्थगन किसी बैठक के कार्य का निलंबन है, यानी स्थगन जो होता है, एडजॉर्न जो होता है, वो चलती हुई बैठक को रोकना है। यह स्थगन 2-4 मिनट से लेकर 2-4 दिन तक के लिए भी हो सकता है। स्थगन की घोषणा कौन कर सकता है? सदन का अध्यक्ष ही इसकी घोषणा कर सकता है। अध्यक्ष ही ये घोषित करता है कि सदन इतने समय के लिए स्थगित किया गया है या इसकी बैठक स्थगित की गई। आमतौर पर अगर देखते होंगे कि स्थगन के संबंध में अगर हंगामा की स्थिति हो गई हो या फिर अन्य किसी कारण की वजह से अध्यक्ष ये कहते हैं कि सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है, 2 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। या फिर आप कई बार घोषणा सुने होंगे कि सदन कल तक के लिए स्थगित किया जाता है, कल तक के लिए स्थगित किया जाता है।
तो अगर संसद को स्थगित किया गया है एक निश्चित समय देकर, जैसे 2 बजे तक के लिए, कल तक के लिए, आज तक के लिए, अगर इस प्रकार का समय देकर, याद रखिएगा कि समय देकर अगर सदन को स्थगित किया गया है अध्यक्ष के द्वारा, तो उस सदन को पुनः उस समय शुरू करने का अधिकार भी अध्यक्ष को है। इसके लिए उन्हें और किसी और से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये अध्यक्ष कहते हैं कि सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया, 3 बजे तक के लिए स्थगित किया गया, आज तक के लिए स्थगित किया गया, कल तक के लिए स्थगित किया गया है, तो पुनः यह सदन शुरू होगा। अगर अध्यक्ष अगर अध्यक्ष कोई निश्चित समय बताए बिना, अगर स्थगित कर देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? अनिश्चित काल के लिए। अनिश्चित काल के लिए अगर, तो अब यह हो जाता है कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। अनिश्चित काल आमतौर पर सदन के सत्र के अंतिम दिन बिना कोई समय बताए अध्यक्ष स्थगित कर देते हैं। तो वो क्या घोषणा करेंगे? सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है, अर्थात ये सत्र का अवसान हो गया। जैसे ही सत्र का अवसान हो जाता है, जैसे ही वो अनिश्चित काल के लिए सदन के स्थगन की घोषणा करते हैं, तो ये सत्र का अवसान हो जाता है। और ये आमतौर पर अध्यक्ष मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही ऐसा करते हैं। और जब सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाता है, तो सदन को सत्र को पुनः बुलाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। अब अध्यक्ष अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए सत्र को नहीं बुला सकते। अब सत्र को आहूत करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन अगर कोई निश्चित समय देकर अगर सदन की स्थगन की घोषणा की जाती है, तो उस सदन को रीस्टोर करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि अध्यक्ष अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए सेशन को रीस्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर साइन डाई के लिए अगर डिक्लेयर हो जाता है कि अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, तब पुनः इसकी शुरुआत के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता हो। अब इसके बाद यह सत्र अवसान हो गया, यानी अध्यक्ष जब अनिश्चित काल के लिए कोई जब घोषणा करते हैं, तब अब इसके बाद विघटन यानी डिसॉल्व, यह अधिकार किसके पास है?
ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है। यानी संसद को विघटित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। मंत्री परिषद के सलाह पर, यह मंत्री परिषद के सलाह पर ही लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। और लोकसभा के विघटन का अर्थ हुआ लोकसभा के जीवन का अंत। अगर लोकसभा या विधानसभा का एक बार विघटन हो जाता है, एक बार डिसॉल्व हो जाता है, तो नए चुनाव के द्वारा ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। भंग किए हुए लोकसभा या विधानसभा को पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा, आपने गौर किया होगा कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जब ये राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो विधानसभा को या तो विघटित किया जा सकता है या निलंबित रखा जा सकता है। निलंबित रखा जा सकता है। अगर विधानसभा को भंग कर दिया गया, यानी अगर विधानसभा को विघटित कर दिया गया, तो फिर रीस्टोर करने के लिए नए चुनाव कराने होंगे। नए चुनाव कराने होंगे। बिना नए चुनाव के विधानसभा को रीस्टोर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर निलंबित है, तो राज्यपाल की यह कोशिश होती है कि फिर से कोई सरकार का गठन हो जाए, तब चुनाव की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए आमतौर पर जब किसी राज्य में राज्यपाल शासन लागू किया जाता है और सरकार का कार्यकाल अभी बचा हुआ होता है, तो विधानसभा को निलंबित रखा जाता है और राज्यपाल की कोशिश होती है कि नई सरकार का गठन हो। लेकिन अगर विघटित कर दिया जाएगा, तो फिर उसे नए चुनाव के द्वारा ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। उसी विधानसभा को पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। ये व्यवस्था है। अब हम लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट सेगमेंट यानी मंत्री परिषद। यह संवैधानिक व्यवस्था है कि राष्ट्रपति
मंत्रिपरिषद के सलाह एवं सहायता से कार्य करेंगे, सहायता से कार्य करेंगे। यानी मंत्रिपरिषद जो सलाह देगा, राष्ट्रपति को उसी के अनुरूप कार्य करना होगा। दूसरी बात, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के, संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं, लोकसभा, सिर्फ लोकसभा, क्योंकि संसद में राज्यसभा भी होता है, संसद में राष्ट्रपति भी होते हैं। तो ये मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ये मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति भी उत्तरदायी नहीं होता है, ये मंत्रिपरिषद सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के प्रति, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके अतिरिक्त मंत्री की, प्रधानमंत्री, क्योंकि मंत्रिपरिषद का हेड प्रधानमंत्री होता है, तो मंत्रियों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। अर्थात मंत्री जो होते हैं, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार वो पद पर बने रहते हैं। तो मंत्रिपरिषद तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, मंत्रिपरिषद तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्री
व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति के प्रति इस बात का ध्यान रखिए कि अगर यह प्रश्न आता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।